हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए जो हम लोग वोकैब या वर्ड पावर का जो सेशन लेके चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रामर में भी साथ साथ चल रहा है, बेसिक डिटेल में हम लोगों ने देखा, उसे कंप्लीट करिए। उसके बाद हम लोग एडवांस की चीज़ों को भी देखेंगे, नॉन ग्रामेटिकल भी देखेंगे। वोकैब में 20 चीज़ें हैं या 21 चीज़ें हैं, उन सबको 1 बाय 1 करके कवरअप करना है। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, बेकायदे नोट्स वगैरह बनाइए। वोकैब का अलग, ग्रामर का अलग, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहला वर्ड आज का है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। नॉर्मली किसी भी वर्ड के लास्ट में नॉर्मली ATE लगा हो तो वर्ब है, IZE लगा हो तो वर्ब है, और आपका IFY लगा हो या EFY लगा हो या आपका EN लगा हो तो ये सब सफिक्स होते हैं, समानता वर्ब होता है। हालांकि ATE वाला सफिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा एडजेक्टिव भी इसके होते हैं, बट ज़्यादातर वर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे रेगुलेट ना, इमुलेट, सिमुलेट, रिकॉग्नाइज, ब्यूटीफाई ना, एम्पलीफाई, फास्टेन, तो ये सब एडजेक्टिव सफिक्स, ये मतलब आपके वर्ब सफिक्स हैं। तो कैपिचुलेट वर्ब है, इसका मतलब होता है हार मान लेना या झगड़ा समाप्त करना या झुक जाना। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है टू सरेंडर, मतलब आत्मसमर्पण कर देना किसी परिस्थिति के आगे, या युद्ध वगैरह में हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना या झुक जाना या युद्ध वगैरह में हार मान लेना, ये सारी चीज़ होती है। अच्छा, गिव इन का मतलब भी होता है त्याग देना या हार मान लेना। गिव इन का मतलब भी सरेंडर होता है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है। ईल्ड का मतलब भी होता है सरेंडर। तो गिव इन और ईल्ड और कैपिचुलेट, इन तीनों का मतलब होता है हार मान लेना या सरेंडर कर देना। ओके, अगला देखिए, रेसिस्ट मना करना, फाइट लड़ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रेसिस्ट का मतलब मना करना यानी हार ना मानना, और फाइट का मतलब झगड़ा करना, लड़ते रहना, हार ना मानना। तो दोनों ये दूर के अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि कैपिचुलेट का मतलब सरेंडर करना होता है, युद्ध में हार मान लिया या टेररिस्ट के डिमांड के आगे आप झुक गए। और गिव इन का मतलब परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना, और ईल्ड कहीं पर भी समर्पण कर देना, चाहे डिफ़िकल्टीज़ के आगे चाहे अपोजिट पार्टी के आगे, इस सेंस में यूज़ होता है। ओके, ही वॉज फाइनली फोर्स टू कैपिचुलेट, उसे आखिरकार या अंततः या अंतिम में फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, टू कैपिचुलेट आत्मसमर्पण करने के लिए, टू द टेररिस्ट डिमांड, टेररिस्ट की डिमांड के आगे उसे हार माननी पड़ी या आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब बात आई कैपिचुलेट को याद कैसे करेंगे। कैपिचुलेट, कैपिचिनो आप लोगों ने सुना होगा। तो कैपिचिनो, कोई बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे कैपिचिनो चाहिए, तो कैपिचिनो कैपिचिनो चिल्ला रहा था, तो पापा ने मना किया, नहीं बाद में आएगा, वो कहानी मेरे तुरंत चाहिए। तो कैपिचिनो के आगे, बच्चे की डिमांड के आगे पापा को कैपिचुलेट करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, फिर वो जाके मार्केट से लाए। तो कैपिचिनो के चक्कर में पापा को कैपिचुलेट करना पड़ा, ऐसे। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैप्टन तू लेट जा, कैप्टन तू लेट जा यानी अपने आप को कैपिचुलेट कर ले। क्या हुआ कि कोई एंटी पार्टी है या कोई आपका एंटी कंट्री है, तो वहाँ के किसी कैप्टन को आपने हमारी सेना पकड़ ली और बंदूक वगैरह दिखा के कही कैप्टन तू लेट जा, यानी हाथ ऊपर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। तो कैप्टन तू लेट जा यानी अपने आप को कैपिचुलेट कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। अगला है एरोमा। एरोमा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब सुगंध या खुशबू होती है। एरोमा का मतलब खुशबू या सुगंध। खासकर आप देखते होंगे अक्सर कि किचन वगैरह में मम्मी लोग कुछ बना रही हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है, तो उसको एरोमा बोला जाता है। फ्रेग्रेंस मतलब भी खुशबू होती है, खासकर स्प्रे वगैरह जो मारते हैं या फूलों की खुशबू को। परफ्यूम तो आप जानते ही होंगे। तो एरोमा, फ्रेग्रेंस और परफ्यूम तीनों का मतलब खुशबू या सुगंध होता है, जबकि ऑर्डर और स्टेंच का मतलब बदबू होता है। ठीक है, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है बदबू, और इन तीनों वर्ड का मतलब खुशबू या सुगंध होता है। अ डिलीशियस एरोमा वाज कमिंग फ्रॉम द किचन, किचन से एक स्वादिष्ट या बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ठीक है, एरोमा को याद कैसे करोगे, तो देखो याद ऐसे करना, एक आदमी है, उसके रोम रोम से एरोमा आ रही। एक कोई आदमी है और वो अपने ड्रेस वगैरह में परफ्यूम वगैरह मार के आया है, तो एक आदमी है, उसके रोम रोम से एरोमा आ रही है, खुशबू आ रही है। तो एरोमा मतलब खुशबू होता है। या ऐसे याद कर लेना कि इंटर में पढ़े होगी एरोमेटिक यौगिक, तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हो कि एरोमेटिक यौगिक में एरोमा होती है, याद करने के लिए। या अगर आप पूजा वगैरह वर्शिप वगैरह करते हैं तो अगरबत्ती जलाते होंगे, तो अगरबत्ती में लिखा रहता है एरोमेटिक स्टिक यानी सुगंधित छड़ी।
अगला है काउंटरफीट। काउंटरफीट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब नकली या बनावटी या जाली होता है और ख़ासकर इसका यूज़ नोट के लिए होता है। पैसा वगैरह जो नकली नोट वगैरह हो कि 500 या 2000 की कोई नकली नोट आपको दे जाए तो वो नोट नकली है तो काउंटरफीट होगा। तो काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, लेकिन स्पेशली करेंसी वगैरह नोट वगैरह के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फेक मतलब भी नकली होता है, लेकिन फेक आईडी होती है, फेक ज्वेलरी होती है, फेक न्यूज़ होती है, वो नकली। बोगस मतलब भी नकली। तो काउंटरफीट, फेक या बोगस सब का मतलब नकली, जाली या बनावटी होता है। जबकि जेन्युइन और ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक या प्रमाणित होता है। जेन्युइन और ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक और प्रमाणित होता है। ऑथेंटिक चीज़ें आप अक्सर यूज़ करते हो, ऑथेंटिक आइडियाज़ होते हैं, जेन्युइन रीज़न होता है, ऐसे करके। तो आर यू अवेयर दीज नोट्स आर काउंटरफीट, क्या आप इस चीज़ से जागरूक हैं या अवेयर हैं कि ये जो नोट्स हैं ये काउंटरफीट हैं, नकली हैं। अब बात आई कि काउंटरफीट मतलब नकली तो हो गया, इसे याद कैसे करें। तो देखिए बड़ा आसान है। काउंटर में फीट कराया, मैं काउंटर में बैंक में गया और काउंटर में मैं बैंक में नोट फीट कराया। 500 की नोट जमा करना था तो उसमें से मैं 1-2 नकली नोट भी बीच में फीट कराया। तो काउंटर में नकली नोट मैं काउंटर फीट कराया, काउंटर में जाकर नकली नोट मैं काउंटर फीट कराया, यानी जमा कराया काउंटर फीट नोट। तो काउंटर में कैसी नोट फीट कराया, काउंटर फीट नोट, नकली नोट। अगला है साइनवस, OUS लगा है तो ये एडजेक्टिव है। मैं कई दिन से आपको समझा रहा हूँ कि किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो या IV लगा हो या फिर LESS लगा हो या फिर IBLE लगा हो या ABLE लगा हो या BLE लगा हो ना, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। तो ये OUS लगा है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब चक्करदार या घुमावदार होता है। क्या होता है, चक्करदार या घुमावदार ना। अब आप खुद समझिए, जैसे बहुत सारी आप भूल भुलैया देखे होंगे बनती है, तो भूल भुलैया के रास्ते बहुत ज़्यादा जिग जैग होते हैं, टेढ़े मेढ़े ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए साइनवस लगाते हैं। सरपेंटाइन मतलब होता है सांप की तरह घुमावदार, और मियांडरिंग मतलब भी घुमावदार। तो साइनवस, सरपेंटाइन, मियांडरिंग तीनों का तब चक्करदार या घुमावदार होता है। अच्छा, अनडिविएटिंग और स्ट्रेट का मतलब जो घुमावदार ना हो, जो एकदम सीधा हो। अच्छा, एग्जाम्पल, बिकॉज द मेज वाज, मेज मतलब भूल भुलैया होता है, लेबिरिंथ। बिकॉज द मेज वाज स्पेशली साइनवस, क्योंकि जो मेज थी भूल भुलैया तो बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से साइनवस घुमावदार थी। विथ काउंटलेस ट्विस्ट, उसमें जो मोड़ थे अनगिनत मोड़ थे, एंड टर्न्स थे। वी वर लास्ट इन इट फॉर आवर्स, इसलिए हम लोग कई घंटों तक उसी में खोए रहे या उलझे रहे। अब बात आई कि साइनवस को याद कैसे करेंगे। तो मैथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्राइगो या ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें पढ़ा होगा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, साइन थीटा का ग्राफ डियर कैसा होता है, साइनवस। साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, साइनवस होता है। ऐसे ही तो होता है घुमावदार जिगजैग, तो साइन थीटा का ग्राफ साइनवस होता है, घुमावदार होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर चलें डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वर्ड आप देख पाएंगे कि लिखा है सरपेंटाइन। INE भी किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, INE भी, INE या IVE ये सब लगता है किसी वर्ड के लास्ट में, तो ये भी एडजेक्टिव होता है। तो INE लगा है तो एडजेक्टिव है। तो सरपेंटाइन मतलब भी घुमावदार या टेढ़ा होता है। अच्छा, वाइंडिंग मतलब भी घुमावदार। साइनवस मतलब अभी पढ़ा है घुमावदार। लाइनर या लाइनर मतलब एकदम एक सीधी रेखा में। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जिसमें कोई घुमावदार ना हो, यूनिफॉर्म ड्रेस भी होती है। द रिवर वाउंड इट्स साइनवस वे, रिवर जो नदी थी वो अक्रॉस द प्लेन, वो जो प्लेन पे समतल पठार से बही थी तो उसके काफ़ी जिगजैग रास्ते थे। ठीक है, याद कैसे करेंगे, सरपेंटाइन को ऐसे याद कर लीजिए, सर्प से। सरपेंटाइन को कैसे याद करेंगे, सर्प से। सरपेंटाइन को कैसे याद करेंगे, सर्प से। तो जो सर्प होते हैं यानी सांप होते हैं, तो सर्प जो होते हैं उनके रास्ते कैसे होते हैं, सरपेंटाइन। जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं उनके रास्ते कैसे होते हैं, सरपेंटाइन। जो सांप होते हैं उनके रास्ते कैसे होते हैं, सरपेंटाइन होते हैं, यानी घुमावदार। तो सांप के रास्ते सरपेंटाइन होते हैं, घुमावदार होते हैं। अगला पिकुलियर। पिकुलियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, पिकुलियर असामान्य या अजय नहीं, विचित्र या अजीब बोलते हैं। और स्मेल वगैरह के लिए लगता है, कोई स्मेल वगैरह अजीब तरीके की आ रही है तो पिकुलियर स्मेल है। या फिर स्टाइल अजीब ढंग की है, जैसे रजनीकांत जी की चश्मा निकालने का, सिगरेट पीने का, साफा ओढ़ने का, तो रजनीकांत की स्टाइल भी पिकुलियर थी। तो पिकुलियर अजीब या विचित्र या वियर्ड होता है, लेकिन स्टाइल के लिए या स्मेल वगैरह के लिए।
आड मतलब भी अजीब, आड क्वेश्चन होता है अजीब क्वेश्चन ना। अनयूजुअल जो सामान्य ना हो, असामान्य, तो आड या अनयूजुअल का मतलब असामान्य या अजीब होता है। जबकि ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, कॉमन मतलब भी सामान्य होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेरी पिकुलियर स्मेल इन हियर, यहाँ पे अजीब तरीके की स्मेल है। अब बात आएगी पिकुलियर को याद कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। पीकू मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन जी पिकुलियर स्टाइल में बात करते हैं। पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन जी पिकुलियर स्टाइल में बात करते हैं। पीकू मूवी में अमिताभ बच्चन जी पिकुलियर स्टाइल में बात करते हैं। तो पिकुलियर मतलब अजीब या विचित्र। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, अगला चलिए देखिए, कंजक्चर। कंजक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। कंजक्चर का मतलब होता है वर्ब है, कंजक्चर वर्ब है। इसका था अनुमान लगाना ना, कोई सबूत वगैरह मिला तो उसके अनुसार अटकल लगाना या अनुमान लगाना या गेस करना, वो होता है कंजक्चर, ठीक है। गेस करना, अनुमान लगाना। प्री सपोज कोई चीज़ मान लेना यानी अनुमान लगाना। जबकि नो होता है कोई चीज़ जानना, अनुमान ना लगाना जानना, तो अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही कंजक्चर दैट द पॉपुलेशन माइट डबल इन 10 ईयर्स। उसने अनुमान लगाया कि जो जनसंख्या है वो 10 सालों में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 10 सालों में, ऐसा अनुमान लगाया। अब बात आई कंजक्चर को याद कैसे करेंगे। देखो, कंजक्चर को याद ऐसे कर लेंगे, कंजक्चर और एक वर्ड होता है कंडक्टर। तो कंजक्चर कंडक्टर, कंजक्चर कंडक्टर। तो जो कंडक्टर था बस का, उसने कंजक्चर अनुमान लगा लिया था कि आज उसे कितनी सवारी मिलने वाली है। तो जो बस कंडक्टर था उसने कंजक्चर कर लिया था, अनुमान लगा लिया था। जो बस कंडक्टर था उसने कंजक्चर कर लिया था, अनुमान लगा लिया था। तो कंजक्चर मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। अगला कोवर्ड। कोवर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब कोई चीज़ गुप्त रूप से जो किया गया हो या सीक्रेट यानी गुप्त, तो इसे बोला जाता है कोवर्ड। और कोवर्ड सर्विलांस होता है, कोवर्ड ऑपरेशन होता है। जैसे राज्य एजेंसी कोई ऑपरेशन चलाए पूरी तरीके से सीक्रेट रहे तो कोवर्ड ऑपरेशन है। मोबाइल वगैरह सर्विलांस में लगा दिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं कोवर्ड ही होता है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, COVER कवर। कोई चीज़ अगर कवर है, कोई चीज़ अगर ढकी हुई है तो पूरी तरीके से कोवर्ट है, गुप्त है, ठीक है, सीक्रेट है। कंसील मतलब भी छुपा या गुप्त। सरप्टिशियस मतलब भी गुप्त होता है। तो ओवरऑल तीनों सिनोनिम है। जबकि कोवर्ट को उल्टा ओवर्ट, सी हटा दिए तो अपोजिट बन गया खुला हुआ। खास कर ये ओवर्ट खुला हुआ ऐसा होता है कि कोई चुनाव लड़े और आप खुल के उसकी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आए हैं, तो ये ओवर्ट सपोर्ट है, ठीक है। कैंडिड मतलब भी कोई चीज़ जो एकदम स्पष्ट है, खुली हुई है। तो द आर्मी कैरी आउट मतलब पूरा करना। तो द आर्मी ने कैरीड आउट कोवर्ट सर्विलांस ऑफ द बिल्डिंग फॉर सेवरल मंथ। कई महीने से बिल्डिंग में कोवर्ट गुप्त सर्विलांस लगा रखी है या उस काम को पूरा कर रही है आर्मी। कोवर्ट को याद करना बेहद आसान है। कोई चीज़ कवर है, ढकी हुई है, तो कोवर्ट है, गुप्त है। जबकि इसी से अगर सी हटा दीजिए तो इसका अपोजिट बन जाएगा कोई चीज़ ओवर्ट। कोवर्ट मतलब कवर थी तो ढकी हुई थी, अब सी हटा दी तो उसका उल्टा ओवर्ट, खुला हुआ। तो इन डिस्गाइज्ड जो खुला हो, जो छिपा ना हो। अपैरेंट जो छिपा ना हो, स्पष्ट हो। जबकि कोवर्ट और हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन कैमरा वगैरह होता है। तो देयर वाज लिटिल ओवर्ट सपोर्ट, यहाँ पे क्या है, ना कि बराबर सपोर्ट है फॉर द प्रोजेक्ट के लिए खुला हुआ, ना कि बराबर सपोर्ट है। अगला है डेंटी। डेंटी का कई अलग अलग मतलब होता है। डेंटी का एक मतलब तो छोटा और सुंदर भी होता है। खासकर डेंटी का मतलब आकर्षक या सुंदर होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसकी साइज़ बहुत छोटी है इसलिए वो सुंदर लग रही है। जैसे छोटे बच्चों की फिंगर देख कलीजिए, या छोटा छोटा कोई कफ है वो सुंदर लग रहा है तो। और डेंटी का एक और मतलब होता है, तब होता है उसका मतलब स्वादिष्ट या मीठा। अच्छा, क्यूट मतलब भी सुंदर होता है, बच्चियों के लिए लगता है। एलिगेंट मतलब भी सुंदर होता है। एलिगेंट खासकर पहनावा वगैरह भी होता है, ड्रेस वगैरह भी होता है। गाउची और कोर्स मतलब भगदा या कुरूप होता है। द डेंटी प्रीसियस टी कप, जो टी कप थे बहुत ज़्यादा महंगे सुंदर जो टी कप थे, वर सो ब्यूटीफुल टू बी होल्ड, उन्हें पकड़ना बहुत सुंदर था। अच्छा, डेंटी को याद कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आंटी से याद कर लो। तो दिन में आंटी जी कैसी दिखती हैं, डेंटी। दिन में आंटी जी कैसी दिखती हैं, डेंटी, सुंदर दिखती हैं। तो डेंटी मतलब सुंदर हो जाएगा, डेंटी मतलब सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास और वो वर्ड है एंटीपैथी। ये नाउन है। देखिए क्या है, ये नाउन है। देखिए ये जो पैथी वर्ड है ना, ये मैं पीछे आपको पढ़ाया भी था। पैथी ये सफिक्स जो है ये नाउन बनाता है, और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। क्या है, फीलिंग।
तो जैसे एंटी का मतलब उल्टा होता है, एंटी करप्शन, एंटीडोट, और पैथी का मतलब फीलिंग होती है। तो एंटीपैथी, दो लोग हैं और दोनों लोगों की फीलिंग उल्टा है, तो ना ये इन्हें पसंद करते हैं ना ये इन्हें, यानी दे एब्सोल्युटली डिटेस्ट ईच अदर, ये दोनों को एक दूसरे से नफरत करते हैं ना, तो उसी सेंस में यूज होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है नापसंदगी, ठीक है। अच्छा, हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता या दुश्मनी की भावना, एनिमोसिटी का वही मतलब होता है, जबकि एमिटी का मतलब मित्रता और अफेनिटी का मतलब लगाव, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे उस वर्ड के। एग्जाम्पल, दे हैव अ म्यूचुअल एंटीपैथी, यहाँ पे पारस्परिक एंटीपैथी है टू ईच अदर, एक दूसरे को, दो लोग हैं तो दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एंटीपैथी है, मतलब नापसंदगी है। नेक्स्ट वर्ड है सिसेशन। सिसेशन TION लगा है तो नाउन है, तो सिसेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब समाप्ति होता है या विराम होता है, खासकर युद्ध वगैरह चल रहा है तो उसको समाप्ति हो गई, या दो गुटों में या दो कंपनियों में आपसी रंजिश है तो वो समाप्त हो गए तो उसे बोलते हैं। टर्मिनेशन मतलब भी होता है समाप्ति, खासकर नौकरी वगैरह से। एंड कोई भी चीज़ हो जाती है, चाहे प्रोसेस हो चाहे मूवी वगैरह हो, तो तीनों का मतलब होता है समाप्ति या विराम, जबकि कंटिन्यूएंस और स्टार्ट का मतलब कोई चीज़ लगातार जो चल रहा है। तो द यूनियन हैव डिमांडेड, यूनियन ने डिमांड किया है एन इमीडिएट सिसेशन, तुरंत समाप्ति का ऑफ हॉस्टिलिटीज, जो शत्रुताएँ या दुश्मनी की भावनाएँ हैं उनको तुरंत समाप्त किया जाए, ऐसी उसने डिमांड की है। अब सिसेशन को आप याद कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सिसेशन को रिलेट कर लो सेशन से, सिसेशन को याद कर लो सेशन से, सिसेशन को याद कर लो सेशन से, कि अगर आपका सेशन ये वाला समाप्त हो जाएगा, अगर ये वाला सेशन आपका समाप्त हो जाएगा तो आप समाप्ति को, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, तो पार्लियामेंट का ये वाला सेशन सिसेशन की तरफ है, मीन्स समाप्ति की तरफ है। पार्लियामेंट का ये वाला सेशन सिसेशन की तरफ है, मतलब समाप्ति की तरफ है। सिसेशन मतलब समाप्ति। फिर नेक्स्ट है आपका, तो पार्लियामेंट का ये वाला सेशन सिसेशन की तरफ है, समाप्ति की तरफ है। अगला है अब्सटेन। अब्सटेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, अब्सटेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। क्या होता है वर्ब, इसका मतलब किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना या उससे परहेज करना, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो जैसे यू शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों से। अच्छा, रिफ्रेन मतलब भी परहेज करना, इवेट मतलब तो बचना होता है, चाहे करप्शन से बचना, चाहे डेंजर से बचना, चाहे बैड थिंग से बचना, चाहे बैड कंपनी से बचना, उस सेंस में। तो ओवरऑल तीनों का मतलब हो जाएगा परहेज करना या संयम करना या बचना। जबकि इंडल्ज का मतलब किसी चीज़ में लिप्त रहना, डूबे रहना, कुछ लोग शराब वराब बहुत पीते हैं तो उसमें डूबे रहते हैं। कंज्यूम का मतलब किसी चीज़ को भोग करना, तो इसका मतलब किसी चीज़ में लिप्त लगे रहना, कंज्यूम मतलब किसी चीज़ का भोग करना, जबकि इनका मतलब किसी चीज़ से बचना, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। तो द डॉक्टर सेड आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मुझे स्मोकिंग करने से परहेज करना चाहिए या बचना चाहिए। नेक्स्ट है एडोन। एडोन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एडोन का मतलब सजाना तो होता है, लेकिन किसी चीज़ में कोई चीज़ नई ऐड करके सजाना। जैसे दीवार है, दीवार में आपने पेंटिंग बना दिया या कोई स्टिकर चिपका दिया तो वो दीवार को आपने सजा दिया। तो कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड करके सजाते हैं तो वो एडोन है, याद है ना। अच्छा, ब्यूटीफाई क्या होता है, ब्यूटीफुल राइटिंग वगैरह होती है। गार्निश क्या होता है, खाने को सजाया जाता है। एम्बेलिश क्या होता है, या ऑर्नामेंट क्या होता है, आभूषण को सजाना। तो कई सजाने वाले वर्ड हैं लेकिन यूजेस थोड़े अलग हैं। ब्यूटीफाई मतलब भी सजाना, ऑर्नामेंट मतलब भी सजाना, तो तीनों का मतलब सजाना या डेकोरेट करना। डिफेस मतलब किसी का फेस या चेहरा या आकृति खराब करना। डिसफिगर, फिगर मतलब आकृति होता है तो फिगर को खराब करना। तो डिफेस और डिफिगर का मतलब होता है खराब करना, सजाना नहीं। द वॉल्स आर एडोन, आर है यहाँ पे, ठीक है। द वॉल्स आर एडोन्ड विद पेंटिंग, दीवालों को क्या किया गया, पेंटिंग से सजाया गया। अब बात आई कि इसको याद कैसे करेंगे, तो एक एक डोर को क्या किया गया, एडोन। शादी वगैरह घर में थी, तो जब घर में शादी थी तो एक एक डोर को क्या किया गया, एडोन किया गया। जब घर में शादी थी तो एक एक डोर को क्या किया गया, एडोन किया गया, सजाया गया। तो एडोन मतलब होता है सजाना। अगला है आपका डियर लर्नर, वर्ड है अगला कन्फाइन। कन्फाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है।
कन्फाइन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी छोटे स्थान के भीतर कैद करके रखना, चाहे वस्तु हो चाहे जानवर हो, कैद करके किसी छोटे से प्लेस में रखना। जैसे ब्लैक होल की भी घटना आपने सुना होगा, सिराजुद्दीन दौला जो थे तो ऐसे ही किए थे। बाउंड का मतलब होता है किसी को बांध के रखना या किसी को अपने कंट्रोल में रखना कि वो कुछ और ना कर पाए। इम्प्रिजन मतलब कैद करके रखना, तो हो जाएगा सिनोनिम। लिबरेट का मतलब मुक्त कर देना। रिलीज का मतलब भी कैदी वगैरह को रिलीज़ किया जाता है, मूवी वगैरह को भी रिलीज़ किया जाता है। तो लिबरेट और रिलीज का मतलब मुक्त करना या छोड़ना, जबकि इनका मतलब होता है कैद करके रखना ना। तो द प्रिजनर्स आर कन्फाइंड टू देयर सेल्स, सेल मतलब कोठरी, फॉर लॉन्ग पीरियड्स एट अ टाइम, काफ़ी लंबे समय से जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उन्हें उनकी कोठरी में कैद करके रखा गया है। अब याद कैसे करेंगे, कौन कौन फाइन नहीं दे रहा है, कौन कौन फाइन नहीं दे रहा, उसको सरकार क्या कर रही है, कन्फाइन कर रही है। जो जो जीएसटी वगैरह नहीं भर रहा है, तो कौन कौन फाइन नहीं दे रहा, उसको सरकार कन्फाइन कर रही है, कैद कर रही है। तो कन्फाइन मतलब कैद करना। नेक्स्ट वर्ड है अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। अब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ के भाग जाना, फरार होना, खासकर जेल वगैरह से फरार होना ना। तो डिकैम मतलब भी होता है फरार होना। फ्ली मतलब भी होता है कहीं से कुछ लेके भाग जाना, लेकिन फ्ली के साथ एक इरर आती है ग्रामर में, ध्यान रखना। फ्ली का मतलब ही होता है कहीं दूर भाग जाना, पैसा ऐसा लेके। तो फ्ली के साथ कभी भी अवे मत लगाइएगा, क्योंकि अवे एडवर्ब का मतलब दूर होता है और फ्ली का खुद ही मतलब है दूर भाग जाना। तो फ्ली के साथ कभी भी अवे नहीं लगता। अगर अवे लगाना है तो एक फ्रेजल वर्ब होती है रन अवे, इसका भी मतलब भागना होता है। तो कई बार फ्ली के साथ अवे लगा देता है तो गलत हो जाएगा। अब्सकॉन्ड, डिकैम और फ्ली तीनों का मतलब किसी स्थान से भागना, खासकर अब्सकॉन्ड का मतलब जेल से फरार होना, भागना। जबकि अराइव का मतलब आना, अपीयर का मतलब प्रतीत होना। तो इनका ये मतलब है। तो सेवरल प्रिजनर्स बहुत सारे कैदी, अब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल, जेल से क्या हो गया, अब्सकॉन्ड कर गए, फरार हो गए। अगला है आपका फ्रेल। फ्रेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है भैया, दुर्बल या कमज़ोर होता है। कोई व्यक्ति हैं जैसे ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन, वो कमज़ोर हैं इसलिए उन्हें फ्रेल बोला जाएगा। फीबल भी होता है कमज़ोर, ओल्ड बुजुर्गों के लिए लगता है, या कोई कमज़ोर है बीमारी से तो उसके लिए भी लगता है कमज़ोर। डेबिलिटेटेड का मतलब व्यक्तियों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कोई वस्तु के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो बाकी इन तीनों का मतलब दुर्बल या कमज़ोर या अस्वस्थ होता है। अस्वस्थ ना बोल के फ्रेल, फीबल और डेबिलिटेटेड मतलब कमज़ोर या दुर्बल बोलिए, ज़्यादा अच्छा है। स्टालवर्ड का मतलब हट्टा कट्टा, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। तो इनका मतलब हट्टा कट्टा या शक्तिशाली। तो मदर वाज बिकमिंग टू फ्रेल टू लिव एलोन। माता जी जो थी अकेले रहते रहते बहुत ज़्यादा क्या होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। अब फ्रेल को याद कैसे करोगे, फ्रेल को याद कैसे करोगे, तो फ्रेल में देखो रेल आ रहा है, तो रेल की पटरी धीरे धीरे फ्रेल होती जा रही, कमज़ोर होती जा रही है। रेल की पटरी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, फ्रेल होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। अगला मंडेन। मंडेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नीरसता लाए, जो उबाऊ है। जैसे मान लीजिए आप जॉब वगैरह कोई कर रहे हैं और हर दिन वही काम आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वही काम डेली आप रिपीट करके कर रहे हैं, तो उससे इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। तो वो आपका मंडेन या हमड्रम है। हमड्रम भी बताया होगा। मंडेन और हमड्रम ये जॉब के लिए लगता है कि कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं, डेली वही रूटीन है, तो उस जॉब वगैरह से बोरियत महसूस होने लगी, तो हमड्रम या फिर वो क्या है, मंडेन है। ठीक है, उबाऊ या जो रोचक न हो, नीरसता जिसमें आए। प्रोसेइक मतलब भी नीरस या उबाऊ। एक्साइटिंग का मतलब उत्तेजित करने वाली चीज़ें। इंटरेस्टिंग मतलब रुचि लाने वाली। तो एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वो चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आनंद आए, करने का मन करे। जबकि हमड्रम, प्रोसेइक और मंडेन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, करने का मन ना करे। आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन। मैंने पाया कि जो नौकरी थी बहुत ज़्यादा मंडेन थी, उबाऊ थी। अच्छा, याद कैसे करेंगे, मुंडन से याद कर लो, MUNDAN, मुंडन। तो कोई है बार और वो नदी के किनारे मुंडन करने का काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही काम करते करते 10 साल से अब उनको उस नौकरी से मंडेन हो गए, उब गए या उबाऊ फील होने लगी। अगला जो वर्ड है आपका वो ये है इंडोलेंट। क्या है, इंडोलेंट ना। तो इंडोलेंट क्या है आपका,
इंडोलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है आलसी। क्या होता है? काम न करने वाला, आलसी या निष्क्रिय। कोई ऐसा आदमी जो लेजी है, आलसी है। अच्छा, लेजी मतलब भी आलसी, स्लोथफुल मतलब भी आलसी। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, एसिजुअस मेहनती होता है। बिकॉज द इंडोलेंट मैन रिफ्यूज टू वर्क, क्योंकि जो इंडोलेंट मैन था उसने काम करने से मना कर दिया, इसीलिए ही वॉज अनेबल टू पे हिज बिल्स, इसीलिए उसको वो क्या है, अपने बिल को पाने में, पेमेंट को पाने में अनेबल है, असमर्थ है। अब ध्यान से समझिए, इंडोलेंट को याद कैसे करेंगे। एक ऐसा आदमी जो डोले ही ना, एक ऐसा आदमी जो डोले ही ना, वो इंडोलेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जो डोले ही ना, वो क्या है? इंडोलेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जो डोले ही ना, वो क्या है? इंडोलेंट है, आलसी है। अगला देखिए, अवसर। अवसर का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। ये शपथ लेके कोई चीज़ त्यागना, त्याग करना या त्यागना या छोड़ना। लेकिन कोई चीज़ शपथ लेके किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ना। रिनाउंस मतलब भी छोड़ना, खासकर ये पावर एंड पोजीशन को त्यागना। फार्गो मतलब भी छोड़ना, लेकिन खुशियाँ या एंजॉयमेंट को छोड़ना। तो एब्जर, रिनाउंस और फार्गो तीनों का मतलब छोड़ना या त्यागना। जबकि एक्सेप्ट और एम्ब्रेस का मतलब होता है कोई चीज़ को स्वीकार करना। ठीक है, कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, छोड़ना नहीं। इवन दो, हालांकि टॉम मेड अ प्रॉमिस टू ऑब्जर्व फ्रॉम क्रिमिनल एक्ट्स, हालांकि जो टॉम था उसने वादा किया था कि जो क्रिमिनल वाले कार्य हैं उसको वो छोड़ देगा, फिर भी ही कंटिन्यू टू ब्रेक द लॉ, फिर वो लगातार नियम कानून को तोड़ रहा है। याद कैसे करेंगे? अफजल, तो ऐसे रिलेट कर लो, अफजल गुरु से। अफजल गुरु को अफजर किया गया था, छोड़ दिया गया, ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, बातें खत्म। अफजर को ऐसे याद करो, अफजर को ऐसे याद करो कि अब जूरी को न्याय देना क्या करना चाहिए? अफजर कर देना चाहिए। अब जूरी को न्याय देना क्या करना चाहिए? अफजर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। अब जूरी को न्याय देना अफजर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। अगला है आपका, जैसे जूरी होता है जजों का समूह, तो बार बार जो 5 जजों की जो खंडपीठ है जिसे आप जूरी बोलते हैं, बार बार न्याय वो गड़बड़ दे रहे हैं। तो अब लोगों ने क्या कहा कि अब इस जूरी को न्याय देना क्या करना चाहिए? अफजर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोक्स। कोक्स का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, लेकिन बहुत प्रेम से, बातें अच्छी अच्छी करके उसको बहलाना फुसलाना। काजोल का मतलब भी बहलाना फुसलाना होता है, लेकिन किसी की खुशामद करके या किसी को कुछ गिफ्ट उफ्ट दे के बहलाना फुसलाना। और परसुएड का मतलब तो राजी करना हो भी करता है। तो कोक्स, काजोल और परसुएड का मतलब किसी को राजी करना या मनाना या बहलाना फुसलाना। जबकि इंटीमीडिएट और ब्रोवीड का मतलब किसी को किसी काम के लिए डराना धमकाना। ही काजोल्ड मी, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल कोक्स लिख लीजिए, कोक्ड। ही कोक्ड मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए उसने मुझे कोक्स किया, बहलाया फुसलाया। अगला है रिवैम। रिवैम का मतलब किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना, किसी चीज़ की क्वालिटी को सुधारना ना, चाहे इमेज की क्वालिटी को सुधारना, चाहे पुल वगैरह की मरम्मत करने के सेंस में हर तरीके से यूज़ होता है। रिफर्बिश मतलब भी होता है किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना। रिनोवेट करना यानी नया करना। डिटेरियोरेट और ऋण का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना या छत बिछत करना। द कंपनी इज अटेम्प्टिंग टू रिवैम्प इट्स इमेज, अपनी इमेज को सुधारने का वह प्रयास कर रही है। अब याद कैसे करेंगे? रीवा है ना, तो रीवा में बहुत सारी कंपनियां अपनी इमेज को रिवैम्प कर रही हैं। रीवा की बहुत सारी कंपनियां या रीवा जो सिटी है अपनी इमेज को रिवैम्प कर रहा है, यानी उसको उसमें सुधार ला रहा है। तो रिवैम्प मतलब सुधारना या अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। अगला देखिए, अगला है बिरेट। बिरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? बिरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो बिरेट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका बिरेट। बिरेट एट ही अगेन आया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा। बिरेट का मतलब किसी को डांटना फटकारना या कई सेंस में धमकाना भी होता है। ठीक है, रेवोक का मतलब भी होता है किसी को डांटना धमकाना। एडमोनिस्ट का मतलब भी होता है किसी को चेतावनी देना या डांटना। तो ओवरऑल इन तीनों का मतलब यही हो गया, किसी की बहुत तेज़ी से आलोचना कर देना या डांट देना या डपट देना, उस सेंस में यूज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा या तारीफ़ करना ना,
और लाड मतलब भी पब्लिकली किसी की प्रशंसा या तारीफ करना, तो ये अपोजिट हो जाएगा। सी बिरेटेड हिम इन पब्लिक, उसने क्या किया, उसे पब्लिक में यानी सार्वजनिक रूप से उसे डांटा या फटकारा या उसकी आलोचना की। ध्यान से समझिएगा, बिरेट का अगर नॉर्मल मतलब देखेंगे तो क्रिटिसाइज़ करना होता है, लेकिन कई बार होता है कि किसी को आप बहुत तेज़ी से चिल्ला के डांटते हो या निंदा करते हो, तो वो टर्म हो सकता है डांटना या फटकारने का भी। अच्छा, बिरेट को याद कैसे करेंगे, बिरेट और एक वर्ड है बी लेट। बी मतलब होना, लेट मतलब देर। अगर देर, बी लेट, आपको अगर बी लेट हो जाएगा यानी बी मतलब होना, लेट मतलब देर। अगर कंपनी में आपको लेट हो जाएगा तो बॉस आपको बिरेट करेगा, डांटेगा। या फिर दूसरा तरीका, बी मतलब होना, रेट मतलब रेट, तो किसी चीज़ का जो शॉपकीपर है रेट बहुत ज़्यादा लगा रहा है तो आप उसे बिरेट कर दोगे, डांट दोगे। अगला है रिडिमेंट्री। रिडिमेंट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी चीज़ का शुरुआती या मौलिक या साधारण या प्रिलिमिनरी कुछ भी बोल सकते हैं। खासकर जब नौकरी वगैरह लगती है तो ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो जो शुरुआती बिंदु होता है उसी को रिडिमेंट्री बोलते हैं, यानी ओके। तो मौलिक, प्रारंभिक या शुरुआती या बुनियादी कुछ भी हिंदी में बोल सकते हैं। बेसिक मतलब भी शुरुआती, आधार ना। एलिमेंट्री मतलब भी शुरुआती। तो रेडिमेंट्री, एलिमेंट्री या बेसिक, इन सब का मतलब होता है शुरुआती, ठीक है। एडवांस और एडवांस का मतलब आगे का, डेवलप्ड मतलब विकसित। तो एडवांस और डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित या आगे का, जबकि इसका मतलब होता है एकदम शुरुआती। दे वर गिवन ओनली रेडिमेंट्री ट्रेनिंग इन द जॉब, उन लोगों को केवल इस जॉब में रेडिमेंट्री ट्रेनिंग दी गई है, यानी शुरुआती प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री, एलिमेंट्री यहाँ रख के आप ऐसे याद करिए, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री। जैसे एम्पैथी सिंपैथी पढ़ाया था, जैसे एमिएबल एमिकेबल पढ़ाया था, जैसे इमुलेट सिमुलेट पढ़ाया था, तो उसी तरह से रेडिमेंट्री एलिमेंट्री, रेडिमेंट्री एलिमेंट्री। या फिर इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, रोड में एंट्री मिलना रेडिमेंट्री हो गया, शुरुआत हो गया। अगला वर्ड है आपका कम्बैट। कम्बैट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। यहाँ पे हमने ऐसा नाउन ट्रीट किया है, ठीक है। तो कम्बैट का मतलब लड़ाई, संघर्ष या बोल सकते हो झगड़ा, ठीक है। बैटल मतलब भी युद्ध या झगड़ा। फाइट मतलब भी होता है। तो बैटल तो स्पेशली आजकल ये ऑब्सोलीट हो गया है। पहले जब ये जो बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध होता था ना कम्युनिटी के बीच में, दो ग्रुपों के बीच में, तब बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी ऐसे बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, सरेंडर और पीस। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण होता है, पीस का मतलब शांति होती है। तो शांति हो या आत्मसमर्पण हो, दोनों इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। ही वॉज किल्ड इन कम्बैट, वो युद्ध में या झगड़े में मारा गया। अब कम्बैट को याद कैसे करोगे, कम्बैट, तो जो कमबैक नहीं कर सकता वो कम्बैट में मारा जा चुका है, यानी युद्ध या झगड़े में मारा जा चुका है। या फिर कम बात करो नहीं तो तुमसे मेरा कम्बैट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। अगला है लूनैटिक। लूनैटिक का मतलब आप समझते हैं, लूनैटिक का मतलब पागल या सनकी होता है। लूनैटिक का मतलब पागल या सनकी होता है। इसी तरह से या जो आदमी मेंटली अपसेट हो उसे भी बोलते हैं झक्की बोलते हैं, बेवकूफ़ टाइप का भी बोल सकते हैं। मैनिक मतलब भी पागल होता है। इनसेन पढ़ाया ही हूँ, पागल या सनकी। सेन और सैगासियस का मतलब बुद्धिमान या समझदार होता है। सेन कहे तो उल्टा इंसेन होता है। तो द मैन वाज कंसिडर अ लूनैटिक, उस आदमी को पागल या झक्की समझा जाता है, बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू अ ट्री एज दो इट वर अ रियल पर्सन, वह क्योंकि वह पेड़ से ऐसे बात करता है जैसे कि पेड़ कोई आदमी है। याद कैसे करोगे, लूना। लूना गाड़ी खरीदने के लिए दादाजी लूनैटिक हैं, पागल हैं। लूना गाड़ी खरीदने के लिए दादाजी लूनैटिक हैं, पागल हैं, कि आज ही चाहिए, अभी ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट है बाबू बिगेट। बिगेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब किसी चीज़ को जन्म देना या किसी चीज़ को पैदा करना या किसी चीज़ को जनरेट यानी उत्पन्न करना। जैसे हिंसा वगैरह जितना ज़्यादा करेंगे उससे और हिंसा फैलती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए तो बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज़ को घटित कराना या घटित होना। इंजेंडर मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना। हाल्ट और स्टॉप का मतलब रोकना या अवरोध उत्पन्न करना। वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, हिंसा हिंसा को जन्म देती है या उत्पन्न करती है। अब बात आई बिगेट को याद कैसे करेंगे।
बिगेट को याद कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है। बिगेट को ऐसे याद कर लीजिए, बिल गेट्स से। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बिगेट किया, बिल गेट्स ने ही माइक्रोसॉफ्ट को बिगेट्स किया है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है, जनरेट किया है। अगला स्पूरियस देखिए OUS लगा है ना, तो ये एडजेक्टिव है। स्पूरियस का मतलब होता है बनावटी या नकली। स्पूरियस का क्या मतलब होता है, बनावटी या नकली। तो याद ऐसे करेंगे, इस पूरी दुनिया में, स्पूरियस को याद ऐसे करेंगे, इस पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग स्पूरियस बातें करते हैं, बनावटी बातें करते हैं। खासकर प्रॉमिस वगैरह, जो नेता लोग प्रॉमिस वगैरह करते हैं झूठे या बनावटी चुनाव से पहले, वो चीज़ें क्या होती हैं, स्पूरियस होती हैं। ठीक है, बनावटी या नकली। फोनी मतलब भी बनावटी या नकली, बोगस मतलब भी नकली होता है, तो तीनों आपस में सिनोनिम है। नेचुरल का मतलब थोड़ा समझिएगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो जो एक नेचुरल चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं असली है, वास्तविक हैं, और एक होता है मैन मेड, आदमी के द्वारा जो बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं नकली है, तो दूर का अपोजिट हो जाएगा। ऑथेंटिक कोई चीज़ नकली नहीं है, जो प्रूवन है, जो प्रमाणित है, तो दोनों अपोजिट हो सकते हैं। टू विन इलेक्शन जीतना, पॉलिटिशियंस ऑफन मेक स्पूरियस प्रॉमिस टू वोटर्स। जो ये आपके इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन जीतने के लिए या जीतने में पॉलिटिशियन जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं, झूठे या बनावटी वादे करते हैं। अगली अगर हम बात करें, तो अगला जो है आपका वो है डेयर डेविल पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगेन एडजेक्टिव है, और डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी या बेअकल टाइप का। खासकर बेअकल इसलिए कहते हैं, साहसी या बहादुर समझिए, लेकिन ये आदमी ऐसा होगा कि स्टंट वगैरह करता होगा जिसमें खतरा उतरा भी होगा, ऐसी चीज़ों में साहस दिखाता होगा। तो साहसी बहादुर तो है, लेकिन थोड़ा अकल नहीं लगाता है, रिस्क लेने को तैयार रहता है। एडवेंचरस मतलब भी होता है, एडवेंचरस भी होता है जोखिम भरा, एडवेंचरस जर्नी होती है अक्सर। डेयरिंग तो जानते ही हैं, डेयरिंग मतलब होता है साहसी या बहादुर, जो रिक्स जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ें करने में जिसको मज़ा आता है। कवर्डली और कैरावेन का मतलब होता है कायर, डरपोक। डोंट ट्राई एनी डेयर डेविल स्टंट, कोई भी डेयर डेविल स्टंट यानी साहसी या जिसमें रिक्स हो ऐसा स्टंट मत करो। याद कैसे होगा, डेविल मतलब राक्षस, डरे मतलब डरे, जो डरे ना ऐसा डेविल वो डेयर डेविल है, जो डरे ना ऐसा डेविल वो डेयर डेविल है, जो डरे ना ऐसा डेविल वो डेयर डेविल है, साहसी है या फिर बहादुर है। अगला सेंसर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपका वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना या किसी की निंदा करना। तो सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना या किसी की निंदा करना ना। कंडेम मतलब भी होता है आलोचना करना या निंदा करना। डिप्लोर का मतलब भी होता है आलोचना करना या निंदा करना। अच्छा, प्रेज और एक्साल का मतलब, स्टाल का मतलब होता है प्रशंसा करें। एक्साल्ट वर्ड का भी मतलब प्रशंसा करना, स्टाल का भी मतलब प्रशंसा करना। द मैनेजर वॉज सीवरली सेंसर्ड, मैनेजर को बहुत ज़्यादा सेंसर्ड किया गया, आलोचना या निंदा उसकी की गई, फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए। याद कैसे करेंगे, सेंसर मतलब आलोचना करना तो होता है, आप याद कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा मोबाइल ख़रीदा जिसका 1-2 दिन के भीतर ही उस मोबाइल का सेंसर काम करना बंद कर दिया, तो उस कंपनी की सेंसर के लिए आप क्या करेंगे, सेंसर करेंगे, आलोचना करेंगे। अगला है ग्रीसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट। ग्रीसली एडजेक्टिव है, इसका मतलब भयानक या खौफनाक या दिल दहलाऊ। जैसे कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है, आदमी का हाथ पैर कट जाता है, ब्लड ही ब्लड रहता है, तो ऐसी सीन, ऐसे नज़ारे को बोलते हैं ग्रीसली, भयानक या खौफनाक मंजर। ओके, ग्रूसम मतलब नुमा या सुहावना संचित। तो प्लीजेंट और डिलाइटफुल कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अच्छी लगे देख के, जबकि ग्रीसली, ग्रूसम, ड्रीडफुल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भयानक या खौफनाक हो। ओके, बिकॉज द क्राइम सीन वीडियो वाज एक्सट्रीमली ग्रीसली, क्योंकि जो क्राइम सीन वीडियो था वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रीसली था, भयानक था। इसीलिए द टेलीविज़न स्टेशन डिसाइडेड टू नॉट एयर द फुटेज, इसीलिए उन लोगों ने निश्चय किया कि वो फुटेज वगैरह को नहीं प्रसारित करेंगे। डियर लर्नर, याद कैसे करेंगे, ग्रीस एक देश का नाम है ना, तो ग्रीस देश में एक बार ग्रीसली मंजर आया, ग्रीस देश में एक बार ग्रीसली एक्सीडेंट हुआ, यानी भयानक एक्सीडेंट हुआ।
नेक्स्ट टेम्पोराइज, अगेन IZE आया ना, तो मैंने कहा था IZE आए किसी वर्ड के लास्ट में, या IFY किसी वर्ड के लास्ट में, या EFY किसी वर्ड के लास्ट में, या EN किसी वर्ड के लास्ट में, या ATE किसी वर्ड के लास्ट में, तो नॉर्मली ये वर्ब सफिक्स होते हैं। इन्हें देख के आइडिया आप लगा सकते हैं कि वो वर्ड वर्ब होगा, लेकिन ध्यान रहे प्रीफिक्स सफिक्स से 95% काम करते हैं, 5% में कभी कभी ये नहीं भी होता, तो 100% ये एक्यूरेसी नहीं देंगे, लेकिन 95% देंगे, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। अगली बात करें, टेम्पोराइज का मतलब होता है टाल मटोल करना ना, या मौका देखकर बात बदल देना, तो आप ये समझिए थोड़ा टाल मटोल करने का। टेम्पोराइज का मतलब देर करना, या कई बात होता है बातों को घुमाना, टाल मटोल करना, मेन पॉइंट पे या पॉइंट टू पॉइंट बातें ना करना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। प्रोकास्टिनेट का मतलब भी होता है टाल मटोल करना। डिले का मतलब देर करना, तो समझिए थोड़ा डिले इसका सिनोनिम कैसे बना। टेम्पोराइज का मतलब टाल मटोल करना, तो किसी काम को लेके, किसी बात को लेके अगर आप टाल मटोल करेंगे तो देर होगा तो डिले भी आप सिनोनिम दूर का लगा सकते हैं। हरी और हेस्टन मतलब किसी काम को जल्दी में करना। आई कांट परमिट यू, मैं आपको परमिट नहीं कर सकता, टू टेम्पोराइज एनी लॉन्गर, कि अब आप और देर करें, इस चीज़ के लिए मैं आपको टाल मटोल करने के लिए और टाइम नहीं दे सकता। अब याद कैसे करेंगे, टेम्पो वाला जो ड्राइवर है वो बहुत टाल मटोल कर रहा कि अभी चल रहे हैं, इस तरह से 10 मिनट से टेम्पो को खड़ा ही किया है, तो टेम्पो वाला क्या किया है, टेम्पोराइज किया है मेरे साथ, टाल मटोल कर रहा है कि अभी चलने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि पेपर मेरा है, जल्दी चलो, कह रहा है बस चलने वाले हैं, तो टेम्पो वाला बहुत ज़्यादा टेम्पोराइज करता है। अगला स्मैटरिंग, ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका स्मैटरिंग। स्मैटरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। स्मैटरिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की छोटी मात्रा या संख्या, अल्प या थोड़ा सा ये भी समझिएगा। मान लीजिए स्मैटरिंग मतलब अल्प या थोड़ा तो होता है, लेकिन किसी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा, खासकर ऐसे भी सेंस में यूज़ कर लिया जाता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ है और उसकी थोड़ी, जैसे सक्सेस आपको थोड़ी सी मिली, या किसी नॉलेज वगैरह जैसे है, उसके लिए मोडिकम के सेंस में भी यूज़ होता है। तो नॉलेज वगैरह किसी चीज़ को लेके कम है, थोड़ा है, तो उसे स्मैटरिंग बोलेंगे। सुपरफिशियल नॉलेज भी होता है, छिछला नॉलेज, कम नॉलेज, और फ्यूज मतलब ना के बराबर। एबंडेंस और एक्सेस मतलब किसी चीज़ की अधिकता, तो दोनों वर्ड अपोजिट हो जाएंगे। ही हैज अ स्मैटरिंग ऑफ नॉलेज, ही हैज अ स्मैटरिंग ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिक्स, उसको फिजिक्स के बारे में स्मैटरिंग नॉलेज है, यानी फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अल्प नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है। अब बात करते हैं स्मैटरिंग को याद कैसे करेंगे, तो इस मैटर में मुझे स्मैटरिंग नॉलेज है, इस मैटर में मुझे कितना नॉलेज है, इस मैटर में मुझे स्मैटरिंग नॉलेज है, मतलब मुझे थोड़ा नॉलेज है। अब बात करेंगे हम नेक्रोमेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, बताया था नॉर्मली कि CY लगा रहे, TY लगा रहे तो नॉर्मली नाउन होता है। इसका मतलब जादू टोना या काला जादू या प्रेत विद्या, जादू टोना आप समझिए ब्लैक मैजिक ना। इंचैंटमेंट का मतलब थोड़ा समझिएगा, इंचैंटमेंट मतलब भी कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध करना, जादू टोना करना, और विचरी मतलब भी जादू टोना। फैक्ट और रियलिटी का मतलब वास्तविकता होती है, तथ्य होता है। नेक्रोमेंसी ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चैंट्स टू कम्यून विद द डेड, कम्युनिकेट होना चाहिए। देखिए, तो नेक्रोमेंसी जो है एक तरीके का जादू टोना है। याद कैसे करेंगे, नरकों में मैन को क्या सिखाया जाता है, जो कहते हैं स्वर्ग और नर्क, तो नरकों में जो जाएगा, जो नर्क में जाएगा, तो नरकों में मैन को क्या सिखाया जाएगा, नेक्रोमेंसी। नरकों में मैन को क्या सिखाया जाएगा, नेक्रोमेंसी सिखाया जाएगा, जादू टोना सिखाया जाएगा। नरकों में मैन को क्या सिखाया जाएगा, नेक्रोमेंसी सिखाया जाएगा, मीन्स जादू टोना सिखाया जाएगा। अगला है आपका वर्ड, अगला डियर स्टूडेंट एस्पर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या है, एस्पर्शन। अच्छा, नाउन है, SION लगा भी है। इसका मतलब दोष होता है या कलंक होता है या लांछन होता है, दोष, कलंक या लांछन होता है। अच्छा, डिफेमेशन मतलब भी कलंक या दोष होता है, स्मेर मतलब भी कलंक या दोष होता है। कमेंडेशन और एडुलेशन का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। कमेंडेशन पॉजिटिव सेंस में, एडुलेशन चापलूसी के सेंस में, लेकिन मतलब दोनों का वही है, प्रशंसा या तारीफ। जबकि डिफेमेशन, स्मेयर और एस्पर्शन का मतलब किसी पे दोष, कलंक या लांछन की बात करना। आई वुडंट वांट टू कास्ट एस्पिरेशन
ऑन योर ऑनेस्टी, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, टू कास्ट एस्पर्शंस, आप ऑन योर ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी पे लांछन या कलंक या दोष लगाना मैं नहीं चाहता। याद रखिए पर्सन, ऐसे पर्सन जिस पे स्पर्शन लगा है, ऐसे पर्सन जिस पे स्पर्शन लगा है। अगला है बैनिश, क्या है बैनिश, बैनिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को दंड स्वरूप पनिशमेंट के तौर पे देश निकाला करना, यानी किसी स्थान से, किसी गांव से, किसी समाज से निकाल देना। एक्साइल का मतलब भी होता है बाहर कर देना, एक्सपेल का मतलब भी होता है किसी को निकाल देना, बाहर करना, जबकि इनवाइट बुलाना, अलाउ अनुमति देना, ठीक है। तो ही वाज बैनिश टू ऑस्ट्रेलिया वेयर ही डाइड 5 years लेटर, मतलब उसे क्या किया गया, बैनिश कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो फिर उसके बाद 5 साल बाद वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, मर गई। अच्छा याद कैसे करेंगे, बैनिश को रिलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है वन से, BAN 1। तो राम भगवान को 14 years के लिए वन के लिए बैनिश किया गया, राम भगवान को 14 years के लिए वन के लिए क्या किया गया, बैनिश किया गया। राम भगवान जो हैं उनको 14 years के लिए, 14 वर्ष के लिए वन के लिए क्या किया गया, बैनिश किया गया, यानी निष्कासित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्क्योर। क्या है ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर एडजेक्टिव है, इसका मतलब धुंधला या अस्पष्ट, ठीक है। खासकर मान लीजिए किसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया या किसी टॉपिक में मैंने लेक्चर दिया, वो आपको नहीं समझ आया, तो वो चीज़ें क्या है, ऑब्स्क्योर हैं, धुंधली हैं या अस्पष्ट हैं, ठीक है। अच्छा याद कैसे करेंगे, अब स्कोर, अब स्कोर, अब टीवी में कितना स्कोर हुआ ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो अब टीवी का स्कोर क्या हो गया, स्कोर धुंधला पड़ गया, समझ ही नहीं आ रहा कितना। जैसे पहले मैच वैच आप लोग देखते थे टीवी में, नेशनल टीवी में, तो यहाँ पे लिखा रहता था, तो अब स्कोर कितना लिखा है मेरे को, अब स्कोर दिख रहा है यानी धुंधला दिख रहा है। एम्बिगुअस का मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे संदिग्धता हो, जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो, जहाँ से दो रास्ते जाएँ, ऐसी पोजीशन कि क्या करें क्या ना करें वाले। अनक्लियर जनवरी करते हैं तो वो आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। एविडेंट स्पष्ट होता है, ओबियस मतलब भी स्पष्ट होता है, तो एविडेंट और ओबियस का मतलब स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल, आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्स्क्योर, मैंने पाया कि जो उसका लेक्चर था वो पूरी तरह से ऑब्स्क्योर था, धुंधला था, अस्पष्ट था। अब स्कोर टीवी का ऑब्स्क्योर हो गया यानी धुंधला या अस्पष्ट हो गया, ओके। अब बात करेंगे कैंटन केरस की। कैंटन केरस OUS लगा दें तो एडजेक्टिव है। कैंटन केरस का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू, जो हमेशा चिड़चिड़ा टाइप का हो, हमेशा शिकायत लोगों की करे और लड़ता रहे। क्रैंकी का मतलब भी चिड़चिड़ा या झगड़ालू, और पीविस मतलब भी चिड़चिड़ा। ये पीविस खासकर महिलाओं के लिए भी लगती है, चिड़चिड़ा या झगड़ालू महिला, पुग्नेसियस टाइप की। एमिएबल मित्रवत होता है, काइंडली जो दयालु नेचर का होती है, इसका मतलब है। माई ग्रैंडफादर हैज़ बिकम अ कैंटन केरस ओल्ड मैन विद एज, जैसे जैसे मेरे ग्रैंडफादर की एज बढ़ रही है वैसे वैसे उनका नेचर कैसा होता जा रहा है, कैंटन केरस, लड़ाकू या झगड़ालू या चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। याद कैसे करेंगे, जो टैंकर वाला है, जो पानी देने टैंकर वाला आया है, तो टैंकर वाले का नेचर कैसा है, कैंटन केरस है। टैंकर वाले का नेचर कैसा है, कैंटन केरस है, लड़ाकू है, झगड़ालू है या चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट एबोलिश। क्या है एबोलिश, एबोलिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है समाप्त करना। लेकिन जानते हैं किसी प्रथा वगैरह को या किसी कानून वगैरह को आधिकारिक रूप से समाप्त करने के लिए यूज़ होता है ना। इलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटाना, इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना, इरेडिकेट करप्शन वगैरह को किया जाता है, इलिमिनेट ऑप्शन वगैरह को रिमूव किया जाता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिया। अच्छा, एथराइज का मतलब होता है प्रमाणित करना या किसी चीज़ को कानूनी रूप से कार्रवाई करना। इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज़ की नींव रखना। तो दूर के अपोजिट हो जाएंगे, एक तरफ समाप्त करना, एक तरफ कोई चीज़ एथराइज करना या एस्टैब्लिश करना। दिस टैक्स शुड बी एबोलिश्ड, इस टैक्स को क्या करना किया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए एबोलिश को याद कैसे करेंगे, एबोलिश। तो मोदी जी ने कहा कि पुरानी नोटें अब बंद होंगी, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं बंद होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, अब एक भी बोली क्यों न बोली, क्योंकि सारी चीज़ें अब हो जाएंगी एबोलिश, समाप्त हो जाएंगी।
नेक्स्ट वर्ड है एबंडन। एबंडन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब छोड़ देना या त्याग देना। एबंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। लेकिन ये छोड़ना त्यागना आप समझते हैं किस सेंस में यूज़ होता है? किसी चीज़ को परमानेंटली छोड़ देना, किसी चीज़ को परमानेंटली छोड़ देना। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, पेट जानवर को आपने, मान लीजिए अवॉर्ड जाना है आपको, विदेश गए तो आपने कोई डॉग वगैरह पाला था, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। या जो रॉबरी करने वाले रॉबर होते हैं, बैंक लूटने गए, वहाँ पे जिस कार से गए पुलिस आ गई तो कार छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। तो किसी चीज़ को नॉर्मली परमानेंट छोड़ देना कि दोबारा उसको आप रिटर्न नहीं करोगे, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अबंडन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। डिजर्ट मतलब भी छोड़ना होता है। एब्डिकेट का मतलब तो पावर एंड पोजीशन छोड़ना, सिंहासन वगैरह छोड़ना, ठीक है। ओवरऑल तीनों सिनोनिम है। कीप का मतलब कोई चीज़ लगातार करना, और कंटिन्यू तो आप जानते हैं कोई चीज़ प्रोसेस में करना, लगातार करना। People often simply abandon their pets when they go abroad। Abroad मतलब विदेश की कोई भी स्थान, विदेश का कोई भी प्लेस। तो जब लोग अब्रॉड वगैरह जाते हैं, विदेश वगैरह जाते हैं, तो अपने पेट को, पालतू जानवरों को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब बात आई कि याद कैसे करेंगे। तो एक जो बंधन है ना, बंधन, एक जो बंधन है, आप लोगों की जॉब लग जाएगी तो एक जो बंधन है वो हमेशा के लिए अबंडन हो जाएगा, छूट जाएगा। दोस्ती यारी सब छूट जाती है, तो एक जो बंधन होगा वो आप लोगों का अबंडन हो जाएगा। या 4-5 महीने में जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो अबंडन हो जाती हैं चीज़ें, क्या हो जाती हैं, अबंडन, हमेशा के लिए छूट जाती हैं। तो एक जो हमारा आपका बंधन है वो 4-5 महीने बाद अबंडन हो जाएगा, छूट जाएगा या त्याग दिया जाएगा, कुछ ऐसे। अगला वर्ड है अल्टरकेशन। TION लास्ट में लगा है तो ये नाउन है, तो इसका मतलब विवाद या झगड़ा होता है। तो ये कंटेंशन मतलब भी झगड़ा होता है। आर्ग्यूमेंट मतलब भी विवाद या बहस या झगड़ा होता है। एकार्ड और कनकार्ड का मतलब सहमति या सामंजस्य होता है, तो सहमति या सामंजस्य का उल्टा झगड़ा या विवाद हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये आपके 2016 में CGL में पूछा गया था, फिलर के पार्ट में। वहाँ अल्टरकेशन की जगह अंडरलाइन किया था, 4 अल्टरनेटिव दिए थे। तो देयर वाज अ सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन 2 ब्रदर्स। वहाँ पे 2 भाइयों के बीच में एक गंभीर झगड़ा था, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, जो आदमी अल्टर दिमाग का होगा ना वही अपने भाई से अल्टरकेशन करेगा। जो बच्चा या जो व्यक्ति अल्टर दिमाग का होगा ना वही अपने भाई से अल्टरकेशन करेगा, यानी विवाद या झगड़ा करेगा। तो अल्टरकेशन का मतलब विवाद या झगड़ा। जो व्यक्ति अल्टर दिमाग का होगा ना वही अपने भाई से अल्टरकेशन करेगा, झगड़ा करेगा, ओके। अगला है बंधु स्लगिश। स्लगिश पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है, इसका मतलब आलसी होता है ना, जो बहुत ढीला रहे, सुस्त रहे, काम वगैरह ना करे, हमेशा आलस दिखाए, तो आलसी या सुस्त आदमी को बोलते हैं स्लगिश। लेजी भी बोल सकते हैं, लेथार्जिक भी बोल सकते हैं। लेथार्जिक तो ऐसा आदमी होता है जो उठे ही ना, काम ही ना करे, उसे लेथार्जिक बोलते हैं। तो स्लगिश, लेजी और लेथार्जिक तीनों का मतलब सुस्त या आलसी होता है। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान व्यक्ति। इंथुसियास्टिक मतलब उत्सुक या उत्साही व्यक्ति। तो इन दोनों में ऊर्जा होगी, काम करते होंगे, लेकिन ये सब आलसी होंगे। तो ही फेल्ट वेरी हैवी एंड स्लगिश आफ्टर द मील। उसने इतना ज़्यादा खाना खा लिया कि उसके बाद वह हैवी हो गया, उसकी बॉडी भारी फील होने लगी और वो काफ़ी आलस उसकी बॉडी में आने लगा, मीन्स आलसी हो गया। याद कैसे करोगे, स्लो स्लो। स्लो स्लो अगर कोई पैर घिस के चल रहा है 1 घंटे की दूरी को या 5 मिनट की दूरी को 25 मिनट में तय कर रहा है, तो एक ऐसा आदमी जो स्लो स्लो पैर घिस के चल रहा है वो स्लगिश है। एक ऐसा आदमी जो स्लो स्लो पैर घिस के चल रहा है वो स्लगिश नेचर का है, यानी आलसी नेचर का है। तो स्लगिश का मतलब आलसी होता है, ठीक है। अगला है आपका एम्पलीफाई। मैंने बताया होगा कि IFY या EFY या IZE या EN या नॉर्मली ATE आता है लास्ट में सफिक्स, तो वर्ब होता है। तो एम्पलीफाई में IFY लगा है तो वर्ब है, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, लेकिन ध्यान रहे ये आवाज़ की तीव्रता को यानी साउंड को बढ़ाया जाता है, इसीलिए एम्पलीफायर DJ में लगा रहता है। तो एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट तीव्रता, आवाज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। अच्छा, आगमेंट मतलब भी बढ़ाना होता है, लेकिन इनकम वगैरह बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। बूस्ट मतलब भी बढ़ाना होता है, लेकिन ये पावर वगैरह बढ़ाने के लिए, इसीलिए मोबाइल में बूस्टर आता है ना। अच्छा, अबेट का मतलब कम होना होता है, खासकर तूफान वगैरह की तीव्रता का कम हो जाना। ड्विंडल का मतलब किसी चीज़ को कम करना होता है। तो ये दोनों का मतलब है कम होना या कम करने के सेंस में, और इधर है बढ़ाने के सेंस में, तो यही आंसर होगा।
तो टू इरिटेट हिज रूममेट्स यानी अपने रूममेट को इरिटेट करना। हावर्ड लेफ्ट अ स्मॉल माइक्रोफोन अंडर हिज पिलो टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हिज स्नोरिंग। जो वो सोता था तो उसके गले से जो आवाज़ वगैरह आती थी उस आवाज़ की तीव्रता को बढ़ाने के लिए उसने उसके तकिया के नीचे साउंड मतलब क्या रख दिया, माइक्रोफोन वगैरह रख दिया। अच्छा, एम्पलीफाई को याद कैसे करोगे? एम्पलीफायर आप लोग जानते हो, एक गाना भी बना था मैं तेरा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर डीजे में लगने वाला वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से साउंडिंग काफ़ी आप बोल सकते हैं इफेक्टिव हो जाती है ना। तो एम्पलीफायर नाउन होता है, एम्पलीफाई वर्ब होती है। तो एम्पलीफायर का काम होता है आवाज़ की तीव्रता को एम्पलीफाई करना, मीन्स बढ़ाना। अगला देखिए, अगला है प्रिसाइज। प्रिसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्पष्ट और सही एवं सटीक होता है, एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब एक्जैक्टली सटीक या एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। जैसे डिटेल वगैरह जितना चाहिए सटीक उतना ही डिटेल है तो वो प्रिसाइज है। एग्जैक्ट ना, एग्जैक्ट, एक्यूरेट कहते हैं ना, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। तो एक्यूरेट, एग्जैक्ट या प्रिसाइज का मतलब स्पष्ट एवं सही, या आप यूँ कहें सटीक, जितनी चाहिए उतना ही। इम्प्रीसियस अपोजिट बन गया इनएक्यूरेट। इम्प्रिसाइज आई एम अपोजिट प्रीफिक्स है, आई एन अपोजिट, जैसे आप जानते ही होंगे आई एम, आई एन, आई आर, डिस, ए, ये सब आपके निगेटिव सफिक्स हैं, नहीं सफिक्स नहीं प्रीफिक्स हैं। कोई वर्ड है उसके पहले ये लग जाएंगे तो वो वर्ड को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल ना, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, रेगुलर, इरेगुलर ना, डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड, पैथी, अपैथी। तो ये जो हैं आपके निगेटिव कहीं ना कहीं अपोजिट प्रीफिक्स हैं, जिस वर्ड के पहले लगाते हैं समानता वो उल्टा हो जाता है। तो द प्रिसाइज डिटेल्स स्टिल हैव टू बी फर्म्ड अप, ठीक है। याद कैसे करेंगे? प्रेसी, प्रेसी, प्रेसी सब लोग जानते होंगे, इंटर वगैरह में लिखे भी होंगे। तो प्रेसी लिखते समय बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ता है। जो प्रेसी लिखना रहता है बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ता है, यानी बहुत सटीक या बहुत एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो प्रेसी राइटिंग समय बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ता है। अगला वर्ड है आपका डियर स्टूडेंट, अगला वर्ड है आपका सरमाउंट। सरमाउंट वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता है? सरमाउंट का मतलब होता है किसी समस्या कठिनाई पर जीत पाना या जीतना, यानी काबू पा लेना। कोई डिफ़िकल्टीज़ है या हर्डल्स है या ऑब्स्टेकल है तो उस पर काबू पा लेना या उस पर जीत हासिल करना, वो होता है सरमाउंट। अच्छा, ओवरकम मतलब भी होता है जीत पाना या किसी चीज़ पे काबू पाना। गेट ओवर भी वही होता है, ये गेट ओवर फ्रेजल वर्ब है। सरेंडर और गिव इन का मतलब उस डिफ़िकल्टी के सामने, उस ऑब्स्टेकल के सामने हार मान लेना, सरेंडर कर देना, या युद्ध में हार मान लेना। तो देयर आर सेवरल ऑब्स्टेकल, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं टू बी सरमाउंटेड, जिन पे काबू पाना है। अच्छा, याद कैसे करेंगे? सर माउंट, माउंट मतलब ऊंचाई और सर मतलब रिलेट कर लो सर। तो जो माउंट एवरेस्ट होता है, कोई कब जीतता है? माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला। तो माउंट के सर पे जाके बैठ जाएगा तभी वो माउंट एवरेस्ट को जीत लेगा, उस कंपटीशन को। तो सर माउंट, तो माउंट के सर पे जाते ही लोग क्या कर लेते हैं? सर माउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेंटामाउंट है, टेंटामाउंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब समान प्रभाव या मूल्य वाला, विशेषकर कुछ बुरा या समतुल वाला। कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों की वैल्यू बराबर है या दो चीज़ों का इफेक्ट बराबर है तो उसके लिए यूज होता है, खासकर निगेटिव चीज़ों का। तो टेंटामाउंट को अगर आप अपनी भाषा में चाहें तो बराबर या समतुल्य बोल सकते हैं, बराबर या समतुल्य बोल सकते हैं, ठीक है। एलाइक मतलब भी बराबर होता है, इक्विवेलेंट मतलब भी समतुल्य या बराबर होता है। अच्छा, डिफरेंट और डिसिमिलर का मतलब होता है जो बराबर या सिमिलर ना हो, समान ना हो, असामान्य ना। तो प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल इज टेंटामाउंट टू कमिटिंग द क्राइम योरसेल्फ। क्या कह रहा है? प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना इस टेंटामाउंट, वो समतुल्य है टू कमिटिंग द क्राइम योरसेल्फ। यानी क्रिमिनल को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी रक्षा कर रहे हैं तो ये उस चीज़ के बराबर है कि आप क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप क्राइम करेंगे जो सज़ा मिलेगी उतना ही किसी क्रिमिनल को आप सपोर्ट करेंगे, रक्षा करेंगे तो भी उतना ही मिलेगी। बहुत गजब का सेंटेंस है। तो टेंटामाउंट को ऐसे याद कर लीजिए, टेंटामाउंट को ऐसे याद करिए, ये मान लीजिए माउंट है, ऊंचाई, ये माउंट मतलब ऊंचाई हो गई करती है। तो चांदनी वगैरह जो लगती है वो टेंट पे लगती है, तो टेंट की जो माउंट है वो पूरी तरीके से टेंटा माउंट है, उसकी ऊंचाई बराबर है। तो टेंटा माउंट मतलब बराबर या समतुल्य।
टेंट जो लगता है ना जिस पे चांदनी लगती है शादी वगैरह में, तो टेंट की जो माउंट होगी ऊंचाई वो बराबर ही तो होगी। तो टेंट मतलब टेंट यानी राड, माउंट मतलब ऊंचाई, तो टेंट की माउंट टेंट अमाउंट होती है, बराबर होती है, समतुल्य होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वो ये है स्टीम। क्या है? स्टीम। स्टीम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है ना। स्टीम मतलब सम्मान करना या किसी के प्रति आदर भाव रखना। एडमायर मतलब भी होता है किसी का सम्मान या आदर रखना। अप्रिशिएट का मतलब भी होता है किसी का सम्मान करना, या अप्रिशिएट का मतलब तो प्रशंसा करना भी होता है। डिस्पैरेज और कंडेम का मतलब किसी की आलोचना या निंदा करना। He was esteemed as a dedicated and imaginative scholar। स्कॉलर मतलब विद्वान। डेडिकेटेड और इमेजिनेटिव स्कॉलर के रूप में उसका लोग क्या करते हैं? सम्मान किए थे या किया जाता था। अब बात है स्टीम को याद कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। स्टीम को ऐसे याद कर लीजिए, इस टीम के, इस इंडिया टीम के खिलाड़ियों का स्टीम किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, सम्मान। कोई इंडिया टीम है क्रिकेट वाली और विश्व कप जीत के आई है, तो इस इंडिया टीम के खिलाड़ियों का स्टीम किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। तो स्टीम मतलब रिस्पेक्ट या सम्मान, ठीक है। अगला कर्टेल। कर्टेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब कम करना या छोटा करना, खासकर एक्सपेंडिचर, खर्चे वगैरह कम करने के लिए यूज़ होता है। शार्टन मतलब भी शार्ट करना, कम करना, और रिटेंच मतलब भी कम करना, जबकि लेन देन और इंक्रीज का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है। द लेक्चर वाज कर्टेल्ड बाय द फायर अलार्म गोइंग ऑफ। जैसे ही फायर अलार्म बजा तो लेक्चर को कर्टेल कम कर दिया गया। तो कर्टेल लेक्चर भी होता है, कर्टेल एक्सपेंडिचर खर्चा भी होता है। अब बात आई कि याद कैसे करोगे कर्टेल, तो याद ऐसे करो कर्टेल। और एक वर्ड होता है आप जानते होंगे कर्टेन। कर्टेन मतलब पर्दा, तो कर्टेन को कर्टेल किया गया, कम किया गया उसकी साइज। या ऐसे ना याद हो तो दूसरा तरीका है कर्टेल। टेल मतलब पूंछ होती है, तो गाय की टेल को काट के कर्टेल किया गया, छोटा किया गया, संक्षिप्त किया गया। तो जैसे मन करे वैसे याद करो। अगला जो वर्ड है आपका वो है सूलन। सूलन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? उदास। और जानते हैं कैसे सेंस में उदास, कि कोई आदमी इतना ज़्यादा उदास है कि दुखी है कि किसी से बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है तो मन में चिड़चिड़ा फीलिंग आ जा रही है, तो ऐसे सेंस में उदास को बोला जाता है सूलन। और वो किसी से बोलना नहीं चाह रहा है। अच्छा, मोरोज मतलब भी उदास होता है। रिसेंटफुल मतलब भी उदास या क्रोध से भरा हुआ। चीयरफुल मतलब प्रसन्नचित होता है। सोशेबल मतलब मिलनसार होता है, तो ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं। सी गेव हिम अ सूलन ग्लेयर। ग्लेयर मतलब देखना, सूलन मतलब उदासीपूर्ण, तो उसने उदासीपूर्ण या उदास मन से किसी की तरफ देखा। अब बात आई सूलन को याद कैसे करेंगे। सूलन को याद कर लो ऊलन से, कि छोटा बच्चा था, उसने ऊलन का अपने लिए स्वेटर मंगाया था और पापा भूल गए, ऊलन का स्वेटर नहीं ले गए। तो ऊलन का स्वेटर नहीं ले गए तो बच्चा क्या हो गया? सूलन हो गया, उदास हो गया। नेक्स्ट है गस्टो। गस्टो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। तो गस्टो का मतलब उत्साह होती है, एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है। खासकर जो परफॉर्मर वगैरह परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो देखिए कितना एक्साइटेड होकर डांस करते हैं ना। जैसे वो मूवी आई थी ना, कहो ना प्यार है, तो उसमें देखिए जब डांस करते हैं तो कितना ज़्यादा गस्टो हो जाते हैं। तो पैसन मतलब भी उत्साह होता है, जुनून होता है। एंथुसियाज्म मतलब भी वही होता है। एपैथी का मतलब उदासीनता होती है। रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा होती है, अनविलिंगनेस। दे सैंग विथ गस्टो। उन लोगों ने गाना कैसे गाया? गस्टो से, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ। अच्छा, गस्टो को याद कैसे करेंगे? गस्टो की याद कैसे करेंगे? गेस्ट को देखते ही बच्चे कैसा फील करते हैं? गस्टो की अब बिस्किट वगैरह खाने को मिलेगा। या गस्टो की स्कूटी भी आती है, गस्टो महिंद्रा की स्कूटी भी आती है, वहाँ से भी याद कर सकते हैं कि महिंद्रा की स्कूटी जो गस्टो आती है उसे खरीदने के लिए लोगों के मन में क्या होता है? गस्टो होता है, उत्साह होता है। या गेस्ट से याद कर लो कि बच्चे गेस्ट को देख के बहुत ज़्यादा गस्टो फील करते हैं, उत्साह उनके अंदर आ जाता है कि अब खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अगला वर्ड है आपके सामने और वो वर्ड है एसिलरेट। मैंने कहा था नॉर्मली एट ई लास्ट में आता है तो वर्ब होती है, तो ये वर्ड वर्ब है। इसका मतलब होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना। खासकर स्पीड को बढ़ाने के लिए एसिलरेट होता है। जैसे साइज को बढ़ाने के लिए मैग्नीफाई होता है ना, आवाज़ को बढ़ाने के लिए एम्पलीफाई होता है ना, उसी तरह से डियर स्टूडेंट कि ये स्पीड को बढ़ाने के लिए एसिलरेट होता है। इसीलिए आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, ठीक है।
स्पीड अप मतलब तेज करना, क्विकन मतलब किसी क्वेश्चन वगैरह को तेज़ी से सॉल्व करना या कोई काम तेज़ी से करना। डिसेलेरेट का मतलब कोई चीज़ धीमा करना, स्लो का मतलब कोई चीज़ धीमा करना। स्लो वर्ब भी है, स्लो एडजेक्टिव भी है। अच्छा, एसिलेरेट को याद कैसे करोगे? एक्सीलेटर जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे गाड़ी की स्पीड उतना ज़्यादा आप एसिलेरेट करेंगे यानी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैनी एक्सीडेंट हैपन व्हेन ड्राइवर्स एसिलेरेट ऑन शार्प कर्व्स। बहुत सारे एक्सीडेंट तब हो जाते हैं जब ड्राइवर मोड़ रोड पे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की गति को बढ़ाए रहते हैं उस सेंस में। तो एक्सीलेटर बढ़ाना मतलब गाड़ी की तीव्रता को एसिलेरेट करना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है क्योंकि लास्ट में देखो टी वाई सफिक्स है। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है अति क्रूर। एट्रोसिटी का मतलब होता है अति क्रूर व्यवहार या अत्याचार ना। तो सेवेजरिटी का मतलब है भी सेवेज होता है ना, तो उससे बना सेवेजरिटी, सेवेजरली, या फिर क्रूअल एक वर्ड होता है तो उससे बना क्रूअल्टी। तो ये भी क्या है आपके, यही मतलब है इनका भी, अत्याचार या अति क्रूरता वाली फीलिंग। काइंडनेस और कंपैशन का मतलब दया होता है, ठीक है। तो द एट्रोसिटी ऑफ द मर्डरर्स, द एट्रोसिटी ऑफ द मर्डर्स स्टन्ड द इंटायर सिटी। पूरे शहर को ये जो मर्डर की जो क्रूरता थी, ऐसा इतना विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था कि इस क्रूरता को देख के सारा का सारा शहर स्तब्ध है, ठीक है। एट्रोसिटी याद कैसे करोगे? बहुत सारी मेट्रो सिटी में कैसे मर्डर होते हैं? एट्रोसिटी। बहुत सारी मेट्रो सिटी में कैसे मर्डर होते हैं? एट्रोसिटी, क्रूरतापूर्ण मर्डर होते हैं। गांव में मार के फेंक देते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी वाले मर्डर होते हैं, क्रूरतापूर्ण या निर्दयतापूर्ण या अत्याचारपूर्ण। तो मेट्रो सिटी में कैसे मर्डर होते हैं? एट्रोसिटी टाइप के। नेक्स्ट है आपका ग्रोवेल। ग्रोवेल नेक्स्ट है ग्रोवेल। ग्रोवेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है विनती करना या गिड़गिड़ाना, या आप किसी का पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं, खासकर अधिकारियों से काम उम कराने के लिए या अपने आप को किसी चीज़ से बचने के लिए, तो गिड़गिड़ाना या विनती करना उसे ग्रोवेल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इंट्रीट करना, बिसीच करना का मतलब भी होता है विनती करना, तो ये सिनोनिम है। जबकि इंटिमिडेट का मतलब किसी को डराना धमकाना, धमकी देना। डोमिनियर का मतलब किसी को दबा के रखना, उस पर वर्चस्व रखना। तो ये दोनों वर्ड अपोजिट हो सकते हैं। तो द सेल्फिश किंग, जो स्वार्थी राजा, इज एम्यूज्ड, वो खुश होता था, व्हेन पुअर पीपल ग्रोवेल एट हिज फीट एंड आस्क फॉर फेवर। जब गरीब लोग क्या करते थे, उसका पैर पकड़ते थे और उससे कुछ फेवर मांगते थे, तो तब वो उसको क्या आता था, उसको खुशी मिलती थी। याद कैसे करेंगे? ग्रोवेल को ऐसे याद कर लो, ग्रोवेल से एक विलन है ना गुलशन ग्रोवेल, तो वो देखिए जो गुलशन ग्रोवेल साहब हैं, ग्रोवेल जो भी हैं, तो वो उनको देखिए जब मूवी के लास्ट में वो मार खाते हैं तो अक्सर वो ग्रोवेल करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या विनती करते हैं। अगला है डिसेप्शन। TION लगा है तो ये नाउन है ना, क्या है? नाउन है। तो डिसेप्शन मतलब धोखा देने की क्रिया या धोखा या छल। तो इसको याद ऐसे करो, तो डिसेप्शन ना याद हो तो रिसेप्शन से याद कर लो। रिसेप्शन तो रिसेप्शन शादी उदी का रिसेप्शन होता है ना, तो शादी के रिसेप्शन में दूल्हे को मिला डिसेप्शन। एक मूवी आई थी ना शादी में जुलूल आना, तो शादी का रिसेप्शन चल ही रहा था तो कि दुल्हन PCS की तैयारी कर रही थी, रिजल्ट आता है, भाग जाती है, दूल्हा बेचारा यहाँ मर रहा होता है। तो रिसेप्शन में ही दूल्हे को क्या मिल जाता है? डिसेप्शन, धोखा, छल। डुप्लीसिटी मतलब भी एक तरीके का धोखा होता है, डुप्लीकेट नकली होता है, तो डुप्लीसिटी उसी से बना। डिसीट मतलब भी धोखा, डिसीट वह भी होती है। फिडेलिटी वफादारी होती है, सिंसियरिटी भी होती है, ईमानदारी। तो ये दोनों वफादारी या ईमानदारी, इनका मतलब धोखा, छल होता है। ही हैड ऑब्टेन द सीक्रेट पेपर्स बाय डिसेप्शन। उसने जो सीक्रेट पेपर प्राप्त किया वो डिसेप्शन से प्राप्त किया, धोखे से या छल से प्राप्त किया। तो डिसेप्शन को याद कैसे करोगे? रिसेप्शन से। रिसेप्शन में उसे क्या मिल गया? डिसेप्शन मिल गया, धोखा मिल गया या छल मिल गया। तो खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ को, ग्रामर को, वोकैब को एंड नॉन ग्रामेटिकल को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ताकि जो ये पेड बैच आपने ज्वाइन किया है कभी लाइफ में अगेन आपको कभी भी इंग्लिश को लेकर कोई दिक्कत ना आए। ग्रामर में हम आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी देंगे। तो बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, नहीं तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा तो फिर आप उसे कवर अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।